हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग अभी करेंगे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कक्षा 1 to 5 के लिए जो इडुटेरिया का 5वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे हम लोग किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है। तो हम लोग वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। पहला क्वेश्चन है कि तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है। वारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड वेलेस्ली है या फिर लॉर्ड डलहौजी है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है। और जिस युद्ध में ये हार गए हैं, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान की हार हो गई थी, उसके बाद जो है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है वो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ है। और लॉर्ड वेलेस्ली जिसको जो है सहायक संधि के लिए जाना जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य हुआ है वो सहायक संधि हुआ है। और सहायक संधि को जो अपनाने वाला पहला ये है वो है हैदराबाद का निज़ाम। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सैयद अहमद खां या अरविंद घोष या फिर दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश सांसद के लिए जो चुने गए थे वो दादा भाई नौरोजी चुने गए थे, जिनको ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और कौन सी घटना जो है सही कालानुक्रम क्या है। यानी सबसे पहले घटना कौन घटी है, फिर उसके बाद घटनाएं कौन घटी है, फिर उसके बाद कौन घटी है। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगा और सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह जिसको हम लोग जानते हैं 1857 का जो विद्रोह है उसको सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, जो मंगल पांडे ने शुरू किया था। तो सिपाही विद्रोह जो घटा है वो 1857 में घटा है। नील विद्रोह जो हुआ है उससे पहले उसके बाद जो दक्कन दंगा है वो 1875 में हुआ है। संथाल विद्रोह है वो संथाल विद्रोह का जो कार्य है वो 1855-56 में हुआ है, यानी सिपाही विद्रोह से ठीक 1 आध साल पहले। और उसके बाद जो विद्रोह है नील विद्रोह, तो नील विद्रोह हुआ है 1859-60 में। तो 1 नंबर पर हो जाएगा संथाल विद्रोह, दूसरे नंबर पर हो जाएगा सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन दंगा। अर्थात इस प्रकार जो सबसे सही उत्तर होगा वो कौन होगा। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले संथाल विद्रोह, फिर उसके बाद सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन दंगा। अगला है कि मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। तो सिपाही विद्रोह जो हुआ 1857 की क्रांति, तो शुरुआत जो है समझिए मंगल पांडे ने ही किया है, जो कि मेरठ छावनी से है या बगदल या बैरकपुर या बहरामपुर। तो मेरठ छावनी से नहीं बल्कि बैरकपुर छावनी से जो है इन्होंने शुरू किया था। और उसके बाद जो सबसे पहला है वो मेरठ छावनी से शुरू होता है। अगला है कि बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ। तो बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो पारित हुआ है 1885, 89, 93 या फिर 97। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है 1885 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। कराची सत्र 1931 में, या लखनऊ 1936 में, या फैजपुर 1937 में, या फिर बॉम्बे सत्र 1934 में। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह होगा कराची 1931, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया। जेम्स आउट्रम ने, विलियम ऑगस्टिन ने, जॉन एडम्स ने या विलियम बेंटिक ने। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट पेश किया है वो जॉन एडम्स द्वारा किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो कौन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सबसे सही उत्तर होगा।
यानी कि इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जॉन एडम्स के द्वारा किया गया था। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो नील दर्पण जो पुस्तक है उसके जो ये हैं लेखक है वो दीनबंधु मित्र है, और यह बंगाली भाषा में समझिए तो एक नाटक लिखा गया है, और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद करने वालों में नाम आता है वह नाम है मधुसूदन दत्त का, अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी है वो सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। इसके लेखक कौन है नील दर्पण के? तो नील दर्पण के जो लेखक हैं वह हैं दीनबंधु मित्र, और जो इसके जो ट्रांसलेटर हुए वो हैं मधुसूदन दत्त। आगे है समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक मोतीलाल नेहरू हैं, या सरदार जगत सिंह हैं, या के.एम. पनिक्कर हैं, या एस. सदानंद हैं। तो जो ये हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र है उसके जो संपादक है वो के.एम. पनिक्कर हैं। और उस समय और भी बहुत सारे समाचार पत्र निकलते थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जैसे वंदे मातरम निकलता था जो कि अरविंद घोष के द्वारा निकाला जाता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 2 पत्रिकाएं निकलता था, अल हिलाल, बाद में अल बलाग निकला। तो इस प्रकार से ये सारे जो पत्रिकाएं हैं यह उस वक्त के हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स का जो उस वक्त का है संपादक के वो है के.एम. पनिक्कर। अगला है पुस्तकें राजा योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये सारी पुस्तकें जो है राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ये जो लिखा गया है यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म जो है 12 जनवरी को हुआ था, और उसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत मनाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स या कर्नल स्लीमैन। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि ठगी प्रथा का जो अंत किए हैं, तो ठगी प्रथा और सती प्रथा ये दोनों प्रथा का अंत जो है एक ही गवर्नर जनरल के द्वारा हुआ है। 1828 में हुआ ठगी प्रथा और 1829 में हुआ है सती प्रथा, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक है। तो वो गवर्नर जनरल थे, लेकिन जिनके नेतृत्व में ये गठन किया गया था ठगी प्रथा को ख़त्म करने के लिए वो है कर्नल स्लीमैन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। और अगर इसकी नाम आएगा कि किस वायसराय के शासनकाल में, तो वो आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम। अगला है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। रिपन को, बेंटिक को, कर्जन को या मेयो को। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा, हम लोग बराबर इसको क्लास में भी चर्चा किए हैं कि लॉर्ड रिपन को जो है वो भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे कार्य किए थे। जैसे ये इन्होंने जो है इल्बर्ट बिल पेश किया, जिसके जरिए जो है भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों के विरुद्ध केस सुनने का अधिकार दिया, तथा भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में जो लॉर्ड लिटन के द्वारा 21 साल को घटाकर 19 किया गया था, उसको इन्होंने फिर 19 से बढ़ाकर 21 किया। उसके बाद जो है लॉर्ड रिपन के काल में ही पहला कारखाना अधिनियम आया, तो इसलिए इनको जो है भारतीय स्वशासन का जनक माना जाता है। बेंटिक के शासनकाल में अभी हम लोग पढ़े हैं कि सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत हुआ। कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, और मेयो की जो है वो पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई थी। तो ये सारे ऑप्शन का ये है। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय को प्रतिगामी उपाय बताया। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो आया, जिसको रेले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है 1904 में, तो इसको जो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे, क्योंकि उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन ने भारत का विभाजन भी किया है, बंगाल का विभाजन भी किया है। तो ये जो अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताए हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत में कौन सा वायसराय था। तो लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड लिलिथगो है, लॉर्ड रीडिंग है, या फिर लॉर्ड विलिंगटन है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड विलिंगटन, क्योंकि 1931 से लेकर के 36 तक जो शासनकाल रहा है वो लॉर्ड विलिंगटन का रहा है। उससे पहले जो शासनकाल था वो इरविन का था। पहला गोलमेज सम्मेलन इरविन के शासनकाल में हुआ, और उसके बाद जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं ले पाया था, और फिर इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता किया। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। उसके बाद इरविन का कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद दूसरा और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो भी लॉर्ड विलिंगटन के ही शासनकाल में
हुआ है। और जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसके तहत अपना संविधान भी निर्मित है, तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम भी लॉर्ड विलिंगटन के ही शासनकाल में आया था। और जो सांप्रदायिक पंचायत है, जिसको मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत, वो भी लॉर्ड विलिंगटन के ही शासनकाल में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह बात किसने कहा है? कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, या महात्मा गांधी ने कहा है, या फिर गोखले ने कहा है, या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। तो ये जो कथन है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी आज़ादी नहीं चाहते, ये विश्व युद्ध के दौरान जो है महात्मा गांधी का कथन था, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला है, तो अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया? दिगंबर विष्णु पुलस्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, मल्लिकार्जुन मंसूर, या फिर कृष्णराव शंकर पंडित। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है कि दिगंबर विष्णु पुलस्कर के द्वारा यह गीत गाया गया था। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर प्रश्न है कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने द्वारा किया गया था? यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, तो उसके अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद समेत तमाम बड़े नेताओं को कैद कर लिया गया, जिसमें महात्मा गांधी और को जो है कैद करके आगा खां पैलेस में रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को कैद करके पटना बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। तो जो नेतृत्व किए हैं वो अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ये है इन्हीं के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का बाकी नेतृत्व हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली, एक सिक्का और एक पैमाना या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि अपने शासनकाल के दौरान जो ये शुरू किए हैं वो टीपू सुल्तान है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज पाने का वादा किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, गोलमेज सम्मेलन के दौरान, या फिर दांडी यात्रा के दौरान, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि गांधी जी ने कहा था कि हम 1 वर्ष में पूर्ण स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे, तो यह कहा था उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 20वां नंबर प्रश्न है कि क्लीमेंट एटली की घोषणा पत्र जो है, एटली का घोषणा पत्र जो स्वतंत्रता से पहले आया था, तो भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की तिथि एटली के घोषणा पत्र में तय कर दिया गया था। वो कब था? 20 जून 1948, 30 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1947, या फिर 30 जून 1948। तो एटली ने अपने घोषणा पत्र में एक समय डेडलाइन जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि भारत से जो ब्रिटिश सत्ता है उसका अंत 30 जून 1948 से पहले कर दिया जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन जो आया है तो ये कब आया है? यह आया है 1946 में, मार्च 1946, अप्रैल 1946, मार्च 1942 या अप्रैल 1942। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया है वो आया है मार्च 1946 में, यानी ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में सही है? उन पर व्यापारियों में एक वर्ग का शासन था, नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, वे बोस्ट्रोफेडनिक शैली में स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे, इनमें से सभी। तो अगर देखा जाए तो ये जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि सारे कथन सही है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह एक व्यापारी वर्ग का शासन था, जो और उसके बाद जो है वो नगर के लोग नागरिक सुविधाओं की देखभाल करते थे, और बोस्ट्रोफेडेंस जो है वो वहाँ की ये था, बोस्ट्रोफेडेन लिपि के तहत जो है लिखा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए, इकट्ठा किए गए? गुप्त काल में, वैदिक काल में, शुंग काल में, या एक से अधिक? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि रामायण, महाभारत और मनुस्मृति जो है वो शुंग काल में जो है वो एकत्रित किया गया था। शुंग वंश का जो शासक थे उन्होंने इसको एकत्रित करवाने का कार्य किया है। अगला प्रश्न है 24वां नंबर क्वेश्चन है कि मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कनिष्क के काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ है। नील ग्रे बलुआ पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गंधार कला में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव मिलता है, इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है कि कनिष्क के शासनकाल में दोनों कलाओं का खूब विकास हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कीर्तिवर्मन से है, राजेंद्र प्रथम से है, या महेंद्र वर्मन से है, या पुलकेशियन द्वितीय से है? तो जो ऐहोल अभिलेख का संबंध है वो पुलकेशियन द्वितीय से है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। पुलकेशियन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो और ऐहोल का अभिलेख इससे संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन, जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है? वैश्विक विचारधारा को, न्याय को, या फिर चवार्क को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो विचारधारा को जनता के दर्शन के रूप में माना जाता है वो जो सबसे सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चार्वाक विचारधारा को जनता के दर्शन के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर बलबन में? तो दिल्ली में जो सबसे अधिक नहर बनवाने का काम किया गया था वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है? ज्योतिष से, चिकित्सा से, कानून से, या अर्थशास्त्र से? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि वाग्भट एक महान चिकित्सक थे, अर्थात उनके द्वारा जो लिखा गया ये अष्टांगश्रय है। अष्टांग संग्रह का जो संबंध है वो चिकित्सा से है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिरागे दिल्ली या दिल्ली का चिराग कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को, शेख नसीरुद्दीन महमूद को, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 29वां नंबर प्रश्न जो है वो सबसे सही उत्तर क्या होगा कि जो चिरागे दिल्ली के नाम से जाने जाते हैं वो नसीर महमूद को जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में अकबर, इल्तुतमिश, जहांगीर, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो अगर हम लोग देखें तो अकबर और जहांगीर जो है ये तो मुग़ल सम्राट के शासक है, अर्थात जो सही उत्तर होगा वो इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन में से एक होगा, चूँकि दिल्ली सल्तनत के शासक यही दो हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि जो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किए हैं वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि पोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? फल का, सब्जी का, फूल का, या कीट का? तो पोमोलॉजी के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है वह फलों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्लोरिकल्चर में फूल का अध्ययन किया जाता है, सब्जी के अध्ययन के लिए ओरिकल्चर होता है, और कीट के अध्ययन के लिए एंटोमोलॉजी होता है। तो इस प्रश्न का जो होगा पोमोलॉजी जो है वो फलों का अध्ययन है, फूलों के लिए फ्लोरिकल्चर, सब्जी के लिए ओलेरिकल्चर सब्जी के लिए, और एंटोमोलॉजी जो है वो कीट के अध्ययन के लिए। अगला है इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इको मार्क जो है वो सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है, या निर्यातित सामग्री से है, या आयातित सामग्री से है? तो इको मार्क का जो संबंध है वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा, बायोगैस? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो बाकी सभी जो है वो नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा, वायु और बायोगैस। पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34 है कि वर्ष 2011 में, क्वेश्चन नंबर 34 के तहत कहा गया है कि वर्ष 2011 में 0 से 6 वर्ष की आयु में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? तो बाल लिंगानुपात में जो बिहार का जो 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों का बाल लिंगानुपात है वो सबसे कम जो है वो किस जिला का है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, या फिर बेगूसराय? तो सबसे कम जो है वह वैशाली जिला का है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। 1000 बच्चों में 904 बच्चियां हैं, तो ये सबसे कम जो है वो ये होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नीरज चोपड़ा, भाला फेंक, अवनी लोखरा, पैना निशानेबाजी, कृष्णा नागर, पैरा बैडमिंटन, या फिर अमित्राभा गुहा हॉकी? तो अगर इसमें ध्यान से देखे जाए
तो जो नीरज चोपड़ा हैं वो भाला फेंक में इंडिया को गोल्ड मेडल दिला चुके हैं, जिसको जेवलिन थ्रो कहते हैं। तो जेवलिन थ्रो में इंडिया गोल्ड मेडल हासिल किया और भाला फेंक में नीरज चोपड़ा 1 नंबर पर हैं। अश्विनी लेखरा जो है वो पैरा निशानेबाजी हैं और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन है। और जो मित्राभा गुहा है ये हॉकी के नहीं बल्कि ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर होगा। अगला है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक है। सामान्य दृष्टि के लिए जो विटामिन है राइबोफ्लेविन या कैल्सीफेरोल या रेटिनॉल या फिर बायोटीन। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होता है, आँख की रोशनी कम हो जाती है। तो सामान्य दृष्टि के लिए जो विटामिन उपयोगी होगा वो विटामिन ए होगा और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? बाल स्वास्थ्य, दिव्यांग व्यक्ति से, महिला सशक्तिकरण से या वंचित लोगों से। तो सुगम्य भारत अभियान जो है वो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। तो सुगम्य भारत अभियान जो है वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया था। और जो राष्ट्रीय विकलांगता दिवस है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, बल्कि राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? यूनेस्को की स्थापना जो है अक्टूबर 1945 में, अप्रैल 1946 में या अक्टूबर 1945 में या अक्टूबर 1946 में। तो यूनेस्को की जो स्थापना की गई है वो नवंबर 1945 में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर होगा। इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में है और इसकी जो स्थापना की गई थी यह नवंबर 1945 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? पटना, नालंदा, गया या फिर वैशाली। तो विष्णुपद मंदिर जो है वो बिहार के गया जिला में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। अहिल्याबाई के द्वारा इसके निर्माण कराया गया था विष्णुपद मंदिर का। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए। क्या मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषय में ज्ञान में दक्षता, मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो इस प्रश्न का जो 40वां नंबर प्रश्न है वो सबसे सही उत्तर क्या होगा कि प्राथमिक स्तर पर जो एक शिक्षक है वो पढ़ाने की उत्सुक रहते हैं, सभी शिक्षक पढ़ाने में उत्सुक रहते हैं। शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्ष सभी शिक्षक होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई शिक्षक का ज्ञान कम है या उन्हें शिक्षण पद्धति नहीं आती है, क्योंकि सारे शिक्षक जो होते हैं वो ट्रेंड शिक्षक होते हैं। तो शिक्षण पद्धति और विषय में वो दक्ष होते ही हैं। और मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता हो तो बच्चों को जो है 1 to 5 स्तर के बच्चों को मानक भाषा में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को जो पढ़ाना जाना चाहिए वो उसके लोकल भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात इसमें जो सबसे सही उत्तर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक होते हैं उनको धैर्य से काम लेना होगा और दृढ़ रहना होगा ताकि बच्चे सीख पाएँ। अन्यथा की स्थिति में बच्चे जो है सीखने से महरूम रह जाते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 41वां नंबर प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा या फिर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा या विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो केंद्रीय मंत्रालय जो स्वर्ण धरोहर यूज किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है? यह सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? सुपर कंप्यूटर जो परम शक्ति का नाम है उसको IIT खड़गपुर में, गुवाहाटी, गांधीनगर या रुड़की। तो ये जो स्थापित हुआ है IIT खड़गपुर में हुआ है। और जो सुपर कंप्यूटर जो अलग अलग नाम से है, परम शक्ति नाम से खड़गपुर में हुआ है, परम कामरूप नाम से गुवाहाटी में हुआ है, परम अनंत नाम से गांधीनगर में हुआ है और परम गंगा के नाम से IIT रुड़की में हुआ है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से हुआ है, उसे हम लोग को याद रखना है। भारतीय सेना में किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश या फिर मालदीव। तो ये जो शुरू किया है यह भारत और मिस्र की सेनाओं के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर
किस देश ने आयोजित किया गया है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्पेन के द्वारा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, या फिर इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है। ये किसमें है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो 2022 का ये है, उस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि बिहार का जो स्थान है वो अंतिम है, ऐसा नहीं है। बड़े राज्यों में कर्नाटक जो है श्रेष्ठ है और इसमें जो है बिहार का जो रैंकिंग है वो तीसरे स्थान पर है, अंतिम नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो कौन होगा? वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार अंतिम नहीं तीसरे स्थान पर है। अगला है कि फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वशक्तिशाली महिलाओं में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो फोर्ब्स ने विश्व की जो 100 महिलाओं का ये जारी किया है, उसमें जो है भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण को जो ये हासिल है वो है 36वां नंबर हासिल है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला है फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया, और अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, और उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फानिया को दिया गया। तो जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अर्जेंटीना ने यह विश्व कप में यह तीसरा खिताब जीता है, दूसरा खिताब नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? स्वयं का जलवायु जो शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है? इस प्रश्न में उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल या फिर बिहार। तो जो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना है वह बना है तमिलनाडु, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि पौधे के पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। उभयचर कहते हैं जैसे जो जीव जंतु थल पे भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, जो दोनों जगह पर रह लेते हैं उसको उभयचर कहा जाता है। तो पादप वर्ग का जो उभयचर है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ब्रायोफाइटा, यानी ब्रायोफाइटा जो है वो पादप वर्ग का उभयचर है। अगला है कि सभी सजीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो सजीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, हम सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है कि अस्थि है किस प्रकार का उत्तक है? एपिथेलियम उत्तक है, संयोजी उत्तक है, पेशी उत्तक है या फिर तंत्रिका उत्तक है? तो अस्थि जो है बोन्स, हड्डी, वो जो है एक तरह का जो संयोजी उत्तक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? हृदय यानी हार्ट में, यकृत यानी कि लीवर में, या फिर आमाशय में या अग्नाशय में। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह होगा यकृत में यानी कि लीवर में पित्त का निर्माण होता है। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरा रहता है? पेरिकार्डियम के द्वारा, फ्लोरा के द्वारा, मेनिंजस के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का हृदय जो घिरा रहता है वह पेरिकार्डियम के द्वारा घिरा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 54वां नंबर प्रश्न है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल, पीपल, चीर या कनेर। तो रेजिन जो है वो चीर के पौधे से प्राप्त होता है। तो रेजिन इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को, अग्नाशय की लैंगरहैंस एवं दीपिका ग्रंथि को। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह सबसे सही उत्तर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किसका उदाहरण है?
समजात अंक का, असमजात अंक का, अवशोषी अंक का, या इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी और चमगादड़ के जो अंग है वो असमजात अंक का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है, किस इकाई में? तो वेग में, चाल में, विस्थापन में, या फिर त्वरण में। तो समय का जो 2 बार इस्तेमाल होता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चाल बराबर मीटर प्रति सेकंड होता है, विस्थापन तो मीटर होता है, वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी समय जो 2 बार उपयोग हुआ है वह त्वरण में यानी एक्सीलरेशन में हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि बस को अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, किसके कारण? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, क्रियात्मक बल या प्रतिक्रियात्मक बल। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह होगा कि जड़त्व का जो नियम हम लोग पढ़े थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें क्या होता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, तो वो गति का जड़त्व होगा। यानी बस गति में है, उसके साथ व्यक्ति भी गति में है। अचानक बस के रुकने की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति गति में रहना चाहता है, इसलिए आगे की ओर झुक जाता है। अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति, यानी एसी करंट को डीसी करंट में कौन से एक से बदला जा सकता है? इन्वर्टर से, रेक्टिफायर से, ट्रांसफार्मर से, या फिर ट्रांसमीटर से। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह होगा रेक्टिफायर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में करता है, याद रखेंगे हम लोग। एसी को डीसी में करने का जो काम है वो रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो है वो हाई वोल्टेज को लो या लो वोल्टेज को हाई करने का काम करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी, या गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, या फिर गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। तो हम सभी इसको क्लास में भी करके देखे थे कि गतिज ऊर्जा बराबर जो होता है वो हाफ mv² होता है, 1/2 mv²। तो mv² होता है, तो v का स्क्वायर है, और वेलोसिटी यानी वेग को दुगुना कर दिया जाए तो स्वाभाविक है कि जो गतिज ऊर्जा है वो चौगुनी हो जाएगी। और अगर हम लोग वेग को आधा करेंगे तो वो 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर दुगुना कर रहे हैं, इसलिए जो है यह चौगुना हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए डी करेक्ट होगा। और अगर स्थितिज ऊर्जा की बात रहेगी तो स्थितिज ऊर्जा का जो ये होता है फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। m उसका द्रव्यमान है, g उसका जो है वो त्वरण है, और h का मान जो है ऊंचाई है। तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है कि जो वस्तु ऊंचाई पर होगा उसका स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा। अगर कोई वस्तु जमीन पर है उसके बनिस्बत अगर कोई वस्तु छत पे है तो छत वाले वस्तु का स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा। अगला प्रश्न है कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है कहलाती है प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, पारदर्शी वस्तु, या अपारदर्शी वस्तु। तो वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है यानी जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसको ल्यूमिनस बॉडी यानी प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अगला है 62वां नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या -5D, या सभी। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि उत्तल लेंस जो है जिसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है उसका फोकस जो होता है वो धनात्मक होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष, एक जरा दूरदर्शिता। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है वो उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, और जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए जो है वो बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला है वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? विद्युत परिपथ की धारा की प्रबलता मापना, विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदु के बीच विभवांतर मापना, प्रतिरोध को मापना, या उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का वोल्ट मीटर का जो काम है वो विद्युत की परिपथ के बीच 2 बिंदु के विभवांतर को मापना है। और विद्युत के परिपथ के बीच धारा की प्रबलता मापने के लिए आ मीटर इस्तेमाल होता है, या ए मीटर उसको कहें। तो ए मीटर का इस्तेमाल प्रबलता मापने के लिए और वोल्ट मीटर का इस्तेमाल विभवांतर मापने के लिए। अगला है विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी जो बिजली का जनरेटर है वो किस पर है? इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित विद्युत पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा,
कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला है कि गैस का द्रव में परिवर्तित होना कहलाता है संघनन, ऊर्ध्वपातन, जमना, गैसीकरण। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि गैस से जब द्रव में बनता है उसको संघनन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि पदार्थ को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? अंतराण्विक स्थान बंधन, अंतराण्विक बल या फिर नाभिकीय बल। तो पदार्थ को जो एक साथ बांध कर रखने वाला बल होता है उसको बोलते हैं अंतराण्विक बल, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। अगला है कि दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? यानी जो दो असमान घनत्व वाला है और उसमें उसको कैसे अलग करेंगे? पृथक कीप के द्वारा, ऊर्ध्वपतन, या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा पृथक्करण कीप के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? लोहे का जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, कोयले का जलना और जल का जमना। तो जल जो जम करके बर्फ़ बनता है, फिर बर्फ़ से पानी बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा कि ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी जो तीनों हैं, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना और कोयले का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। अगला है NH3 यानी अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो संयोजकता कहते हैं कि 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो अभिक्रिया करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन 1 से 3 तक है तो संयोजकता 3 है, 4 भी है तो संयोजकता 4 है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है तो उसको 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ संयोजकता 3 हो जाता है। फिर 6 का 2 हो जाता है, फिर जो है इसकी संयोजकता 7 का 1। तो इस प्रकार से अगर संयोजकता की बात करें हम लोग तो यहाँ जो संयोजकता होगा नाइट्रोजन में, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 3 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा है? तो कक्षा जो है परमाणु में 7 कक्षा होती है। नाभिक के हम लोग कक्षा की गिनती शुरू करते हैं और कक्षा का जो नामकरण किया गया है वो के से शुरू किया गया है। तो नाभिक के जो पहली कक्षा होगी वो के हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जाता है? रंगोई करके, जस्ता की परत चढ़ाकर, ग्रीस से लेप कर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो परत चढ़ा करके, जस्ता की यानी जिंक की परत चढ़ा करके हम लोग कड़ाही को बचा सकते हैं। अगला है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में जो हाइड्रोकार्बन रहता है, बाकी गैसीय अवस्था में होते हैं, जैसे ब्यूटेन है तो वो सब गैसीय अवस्था में है, मीथेन है। तो ये जो ठोस अवस्था में जो रहता है वो C20H42 जो है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या है? अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि संविधान सभा में मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति द्वारा बहिष्कृत क्षेत्र पर परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि संविधान सभा में मूल अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो अलग अध्यक्ष थे। अगला है उच्चतम न्यायालय में के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय के नीचे किसी भी न्यायालय में। तो जो भी उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, रिटायर्ड जज हैं, उनको किसी भी न्यायालय में जो है वकालत करने से मना है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। राज्य में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद या राज्यपाल। तो जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है वह मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूची राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि है, दंड विधि है, शिक्षा है या फिर रक्षा है? तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो ऑप्शन नंबर ए है, कृषि जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बाकी रक्षा जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। दंड और शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची का जो विषय है वो कृषि है, दंड और शिक्षा
वो समवर्ती सूची में है और रक्षा जो है वो केंद्रीय सूची में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? 1980 में, 1989 में, 90 में या फिर 92 में? तो अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है वो 1992 में बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 79 नंबर की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का जो राष्ट्रीय कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में अधीन क्या है? राज्य के अधीन केवल बाह्य संप्रभुता है, केवल आंतरिक संप्रभुता है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता है, न बाह्य न आंतरिक? इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि राज्य के अंतर्गत जो है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की संप्रभुता है। अगला है कि भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसे कानून अधिनियम करना जिससे कष्ट पहुँचे, वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो बी है, यानी सभी को वोट देने का अधिकार यहाँ प्राप्त है। ये मताधिकार से अभिप्राय है। अगला है कि नगरपालिका में महिला के लिए कितनी सीट रिजर्व किया गया है? इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा, जो पंचायत स्तर पर जो है महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षण है, लेकिन नगरपालिका में जो महिलाओं के लिए है वो 1/3 सीट आरक्षित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वो या तो संत होता है या पशु, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर वो समाज में नहीं है तो वो या तो साधु है या संत है या फिर पशु है। तो यह कथन किसका है? ये जो कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर वो समाज में नहीं रहता है तो या तो पशु है, यह अरस्तु का कहना है, अरिस्टोटल का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि किस व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा या फिर प्रयोज्य निजी द्वारा? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो सबसे सी करेक्ट आंसर होगा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है वास्तविक जीवन स्तर का आकलन होगा। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? डीपी मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, नेहरू महाब्लोनिस मॉडल या फिर आगत निर्गत मॉडल? तो ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच वह हेरोड डोमर मॉडल के द्वारा आधारित है, यानी बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में जो सबसे सही है वो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में धान की फसल के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? कैमूर, अरवल, रोहतास? तो बिहार में जो धान के फसल में जो अग्रणी जिला है वह है 1 नंबर पर रोहतास, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी सबसे करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से या हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखी विस्फोट से? तो महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? नाभिकीय संयंत्र, बायोगैस संयंत्र या तापीय संयंत्र या हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र? तो बायोगैस संयंत्र से जो है हमें शक्ति के रूप में ये भी मिलता है, गैस भी, और खाद के रूप में हमें जो मटेरियल है वो भी मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट का तरेगना जो है जहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा तजर्बागाह अपना बनाया था, तो इन्होंने ही कहा था कि सूर्य अपने पृथ्वी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, क्यों? चंद्रमा पर उनका कान काम करना बंद कर देता है, वायुमंडल नहीं है, वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलता है। तो इसका कारण यह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि के लिए ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर जो इसका सबसे सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कि ध्वनि के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ
माध्यम होना चाहिए, चाहे वो गैस का ही माध्यम क्यों ना हो, लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वे लोग अपना ऑक्सीजन लेके जाते हैं, इसलिए वहाँ पर लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो कौन सा समय की प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय वर्षा है, चंद्रमास है, मानक समय है या दिन है? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि जो समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है वह मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय जो है वो 0 डिग्री देशांतर मध्याह्न रेखा को कहा जाता है और भारत में 82.5 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। अगला है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। तो सवाना जो कि एक घास का मैदान है, यह कहाँ है? यह घास का मैदान जो है यह केन्या से तंजानिया में पाया जाता है, यानी अफ्रीका में इसका सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए सबसे करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिले में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा जिला है लेह है, कच्छ है, जैसलमेर है या बाड़मेर है। तो सबसे बड़ा जिला जो है वो लद्दाख का, जो सबसे बड़ा जिला है वो गुजरात का कच्छ जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। 95 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? कोलेरू, उलर, नल सरोवर, सांभर। तो सांभर जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और उलर जो है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है कि किस राज्य में जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इस पर उसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है कि उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है, जिसके तहत 2 से अधिक परिवार को 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर 97 नंबर प्रश्न है कि अपने प्रदूषकों के कारण नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। कौन सी नदी है? यमुना नदी, पेरियार, दामोदर या फिर ये महानदी। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो दामोदर नदी होगा। इतनी ज़्यादा यह नदी प्रदूषित है कि इस कारण इसको जो है यह बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और इसका जो उद्गम स्थल है यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, पलामू की पहाड़ी से, और ये जो है इतनी ज़्यादा प्रदूषित है, अति प्रदूषित नदी के रूप में भी जाना जाता है। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है वो नागपुर में है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 99 नंबर प्रश्न है कि किस बायोगैस में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सवाना बायोम, मानसून वन बायोम, कोनीय वन बायोम, सदाबहार वन बायोम। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है कि कम तापांतर जो है वो सदाबहार वन बायोम में पाया जाता है। 100वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है वो हमारा पड़ोसी देश चाइना है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सबसे सही उत्तर होगा। इस प्रकार आज हम लोग 5वां सेट का 100 प्रश्न का ये कंप्लीट किए हैं। अगला सेट हम लोग देखेंगे और इसके मैथ रीजनिंग का जो प्रश्न है वो हम लोग अलग से देखेंगे। तो मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगले सेट में मिलेंगे, धन्यवाद।